Good morning, class 10th students. Yesterday we talked about the three major sector of Indian economy, that is primary agriculture or agriculture related industry, secondary that is manufacturing, and third one is service sector, that is also called territory sector. So behind this name, kindly remind the another names of that particular sector, what we call them, that is territory sector, a sector, because these activities generate services rather than goods. So the territory sector is also called the service sector. Okay, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. Service sectors also include some essential service that may not directly help in the production of goods. सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल जो आपकी हैं वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप बात जैसे समझें, आपके टीचर्स, डॉक्टर्स और जो लोग पर्सनल सर्विसेज हैं, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबर, लॉयर, ये सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, अकाउंटिंग वर्कर्स हैं, ये सारे लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं गुड्स में. आप ध्यान रखिएगा, टीचर जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है. क्यों? क्योंकि स्कूल में और भी अलग अलग पर्सन्स हैं, पूरे स्कूल को चलाने के लिए आपको एक टीचर नहीं पढ़ाता है, आपको कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं. डॉक्टर्स की बात हो और इस तरह प्रोफेशनल्स की बात हो, वॉशरमैन की, क्योंकि वो भी अपने अपने पर्सनल लेवल पे वो सारी सर्विसेज को जो है अपनी अपनी सर्विसेज को देते हैं. तो वो गुड्स के बजाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स उसका हिस्सा नहीं है. अब टीचर, डॉक्टर्स और इन सब चीज़ों की बात करें आप, तो बेटा वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, रिसेंट टाइम में सर्टेन न्यू सर्विसेज जो बेस्ड हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, सच एज इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं बेटा, और इन सब को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं. रीज़न, अब जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है. अब सॉफ्टवेयर कंपनी किसी एटीएम को सर्विस दे रही है, किसी बैंक के सर्विस को दे रही है, तो वो कुछ मंथली या उस पे उसको चार्ज करते हैं. तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी अपना सॉफ्टवेयर से उसको सर्विस दे रही है, और वो बैंक, एटीएम या कोई कंपनी है, आप कोई भी ऐसा फर्म हो जो उसकी सुविधाओं के बदले में उसको पेमेंट करता है, तो ये इसका मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विस सेक्टर से हो गई. और बैंक, एटीएम भी हो, बैंक, एटीएम हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं. ठीक, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये जॉब क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. सर्विस सेक्टर इसलिए जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब ये कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये एग्जांपल हैं, आप ये प्लीज़ बुक में ही फिल करें. फिल इन बुक, ये आपको बुक में ही फिल करना है. ये एग्जांपल है, व्हाट डज दिस शो, ये इस तरह से है. ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको साइड से आप भरेंगे. यहाँ दिया है उसको आप यहाँ भरेंगे, जो यहाँ दिया है उसको इसमें भरेंगे. और एक छोटा सा वर्क, ये आपको एक टेबल बनानी है और आपको बताना है कौन से सेक्टर एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंडेंट हैं. एक्सप्लेन करना है डिफरेंस, ये आपका हो गया, ये आपको नहीं करना है. ये क्लासीफाई कर देना है, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन बेटा 1 मार्क का ज़रूर आता है. वो यहाँ से ये ज़रूर पूछते हैं कि ये पर्सन किस सेक्टर से बिलोंग करता है. तो टेलर, बास्केट वीवर से लेके मनी लेंडर, गार्डन, एस्ट्रोनट्स की अगर बात करें तो आपको उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है. और स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में प्राइमरी, सेकेंडरी में, जूनियर, सीनियर में डिवाइड होते हैं. क्या क्राइटेरिया यूज़ होता है, इसी तरह से आप क्या समझते हैं, क्या वो क्लासिफिकेशन बहुत यूज़फुल होता है कि हम किसी को जूनियर सीनियर क्यों बांट देते हैं, ठीक है, अपर, प्राइमरी और इस तरह से विंग में क्यों बांटते हैं. बात है कंपेयरिंग करेंगे थ्री सेक्टर्स की, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी. जैसे पहला निकल के आएगा, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. मतलब हम कैसे काउंट करें कि जो वेरियस गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो कितना और कैसे हैं, और जो टोटल प्रोडक्शन है ईच सेक्टर का वो कैसे कैसे है. तो वो इन चीज़ों की बात हुई. बेसिकली ये पूरा 1 और 2 पेजेस का एक कहानी है. इसको समझने की कोशिश करने के लिए आपको बेटा चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है. चार्ट और बार ग्राफ, ये दोनों ही चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसी के बेस पे पूरी कहानी है, और उसी के बेस पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और कुछ छोटे छोटे आंसर मिलेंगे आपको. हार्ड नहीं है, लेकिन आप चार्ट समझेंगे जितना बेहतर उतना अच्छा आपको ये थ्योरी भी समझ में चली जाएगी कि हम कैसे काउंट करते हैं वेरियस गुड्स और सर्विसेज को टोटल प्रोडक्शन और इस सेक्टर में. देखिए,
यहाँ पे दी है, लिखा है with so many thousand of goods and services produced you might think this is an impossible task। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, बनाना, और आप सोचते होंगे बहुत कठिन कार्य है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, टास्क ही बड़ा नहीं है, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट वोंट मेक सेंस। आप कई बार ये भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कैसे गाड़ियाँ, कंप्यूटर और ये सारे फर्नीचर जो हम जोड़ें एक दूसरे से। तो प्रॉब्लम ये है कि टू गेट दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। कि इकोनॉमिक्स जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप एक काम ये करो कि जो वैल्यू है गुड्स की और सर्विसेज की, उसको यूज़ करने के बजाय कोशिश ये करो कि आप उसकी एक्चुअल नंबर्स को ही ऐड करें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये कहता है कि 10,000 kg राइस है, 8 kg पर 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सोल्ड किया, वैल्यू हुई 80,000। तो जो वैल्यू है 5,000 कोकोनट्स की 10 के हिसाब से वो है 50,000। सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ गुड्स की सर्विसेज की 3 सेक्टर में वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको हम ऐड कर देते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है कि 5,000 रुपये की वैल्यू अकॉर्डिंग 10 रुपये के हिसाब से कितने हुए, 50,000। 10,000 kg के हिसाब से 8 रुपये किलो केजी के हिसाब से दौड़ बेच रहे हैं, तो 80,000 रुपीज़ हो गए। मतलब उनकी वैल्यूज़ को एडअप करने की बात कर रहे हैं। रिमेंबर देर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, एक सावधानी बरतनी होगी। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हर एक सर्विस को और हर एक गुड्स को आप प्रोड्यूस करके उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको काउंट नहीं कर सकते। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये तभी तक संभव ज़्यादा है जब आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड कर लेते हैं, तभी, बाकी चीज़ों को ऐड नहीं। एक और एग्जांपल बताया है कि एक फार्मर है जो अपना गेहूं बेचता है फ्लोर मिल को 8 रुपये केजी पे। मिल ने उसको आटे को पीसा और फ्लोर को बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 केजी के हिसाब से। तो यानी किसान ने वो बेचा था सबसे पहले 8 रुपये में, अब मिल वाले ने बेच दिया 10 रुपये के हिसाब से, यानी 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है 1 केजी पे। तो बिस्कुट कंपनी उस फ्लोर को, थिंग्स को, शुगर को, ऑयल को बना के एक 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाती है। अब वो उसको मार्केट में लाता है तो वो ₹60, 15 रुपये का पर पैकेट पड़ता है। 8 फिर 10 और 15, यानी कुछ फ़ायदा कमा रहा है। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स दैट इज गुड दैट ईच कंज्यूमर। अब बात ये है कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात है, यहाँ आया था ना कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज कि पहले आटा बेचा किसान ने, फिर उसने बिस्किट कंपनी 10 रुपये में बेचा, उसने 2 रुपये का फ़ायदा कमाया। फाइनली बिस्किट जब तैयार होकर मार्केट में कंज्यूमर के पास आता है तो 15 रुपये का पैकेट बिका, यानी 8, 10 और 15। अब जो 15 रुपये हैं वो फाइनल गुड्स और सर्विस की हैसियत में आएगा। इसको जो उन्होंने जोड़ा है कस्टमर के लिए, ये फाइनल गुड्स कहलाएगा कि 15 रुपये का पैकेट बिका है, ये वो चीज़ है। ठीक है, लास्ट दाम की बात कर रहे हैं। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि हम उसको ही क्यों ऐड करें सिर्फ। रीज़न सुनिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन द एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम वीट की बात करें, वीट फ्लोर की बात करें, तो वो आपस में एक दूसरे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। वीट को पीस के आटा बना दिया। लेकिन जो बाद में प्रोसेस है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि इंटरमीडिएट गुड्स को आप यूज़ करें प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स में और सर्विसेज के लिए, तो जो वैल्यू होगी फाइनल गुड्स की वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगी वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स में, और उसे यूज़ किया जाएगा कि फाइनल गुड क्या है, यानी कि वो सामान जो लास्ट में तैयार हुआ कीमत क्या है। अब जैसे 60 रुपये कीमत थी उसकी फाइनल गुड की, तो उसमें अपने 10 रुपये और जो पूरी वैल्यू है वो भी तो काउंट हो गई ना। क्यों? जब उसने 8 का किसान ने बेचा तो 8 के बेचने के बाद जो दूसरा पर्सन है आटा तैयार किया है उसने उस पर 2 रुपये बढ़ती किया, तो बेटा 8 रुपये तो उसमें शामिल हो गया ना, उसने 2 रुपये के हिसाब से तो प्रॉफिट कमाया। इसने उस चीज़ को बेटा 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि वो उसका फ़ायदा जो 5 रुपये उसमें ऐड है। लेकिन यहाँ भी गेहूँ से आटा था, लेकिन जो 15 रुपये में बेच रहा है बेटा, उसने उसमें चीनी मिलाया, उसने कुछ मसाले ऐड किए, ऑयल ऐड किया, कुछ चीज़ें ऐड की, तब जाके उसकी लागत जो है 15 रुपये हुई है। तो अब जब बात आएगी जो इंक्लूड होगा कीमत उसकी 10 रुपये से यहाँ से 15 रुपये हो गई, तो 5 रुपये का उसने सामान भी तो ऐड किया है। तो यही तो बात कहेगी, तो फाइनल चीज़ ऐड हो, उसके बाद उसमें कुछ भी ऐड ना हो। अब बिस्किट तो कंज्यूमर के पास आ गया था, उसमें तो कुछ ऐड होना नहीं है।
तो दैट मीन्स जो फाइनल कीमत मानी जाएगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने को बोला है। आटे की कीमत पहले से ही मिक्स है और गेहूँ कीमत पहले से ही उसमें ऐड है। अब गेहूँ जो बन गया है वो कीमत ऐड हो रही है, सॉरी बिस्किट बन गया है उसकी ही कीमत सिर्फ मानी जाएगी और वही कीमत जो है फाइनल गुड सर्विस में जोड़ी जाएगी। तो वही बात कह रहा है, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटीमेट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। अब पीछे की चाहे वो 8 रुपये वाली कहानी हो, 8 रुपीज़ पर केजी, ठीक, किसान ने बेचा, 10 रुपीज़ पर केजी फ्लोरवेल वाले ने बेचा, और 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से किसने बेचा, दुकानदार को, उस सेलर ने। तो फाइनल गुड्स की कीमत जो आएगी वही आएगी। तो अब इसमें बेटा 10 रुपये भी शामिल है, क्यों, क्योंकि 10 रुपये से आटा इसने यहाँ दिया। 8 रुपये भी शामिल है क्योंकि 8 रुपये केजी के हिसाब से गेहूँ ही आया था। अब 5 रुपये का जो कॉस्ट बढ़ी है वो उसकी तेल, मसाला, बिस्किट, चीनी या जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ी है। इसलिए फाइनल गुड्स को हम सिर्फ उससे जोड़ेंगे जो हमें फाइनली सर्विस देती है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड व्हीट, अगर आप ऐड करें उन चीज़ों को देखें सेपरेटली, देयर फॉर नॉट करेक्ट बिकॉज वी वुड काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम, फर्स्ट एज व्हीट देन फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट। तो हम पाएंगे कि एक ही चीज़ की हम कीमत कई बार जोड़ेंगे। पहली बात तो वो गेहूँ था, फिर आटा, और उसके बाद बिस्किट बना। तो वो ऐसे नहीं होता है बेटा। फाइनली जो गुड्स होता है उस पर ही टैक्स की बात की जाती है। फाइनली जो गुड बन के तैयार हो जाता है उसी पे उसकी कीमत तय करने का, फ़ायदा नुकसान का हम हिसाब जोड़ते हैं। क्योंकि किसान को 8 रुपये कीमत उसकी मिल चुकी है, 10 रुपये फ्लोर के हिसाब से उसको कीमत मिल चुकी है। अब जो बात बचती है वो बचती है सिर्फ और सिर्फ बिस्किट कंपनी की, जिसने उसमें कई सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब वो अपना बिस्किट 15 रुपये पैकेट के हिसाब से रखा है, क्योंकि वो अपना दाम पहले से ही पीछे दो लोगों को दे चुका है। देखिए यहाँ से एक टर्म आएगा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। कहते हैं कि जितने भी फाइनल गुड्स हैं, आपके यहाँ चाय बने, बिस्किट बने, कपड़े बने, कुछ भी बने, फाइनली जो चीज़ बन के बाजार में बिकने लगती है उसको बेटा हम फाइनल गुड के हैसियत से देखते हैं या उसको सर्विस की हैसियत से देखते हैं। वो कितना प्रोड्यूस करता है ईच इस सेक्टर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, थर्ड में, और एक पर्टिकुलर ईयर्स में। तो उसमें जो टोटल प्रोडक्शन होता है सेक्टर का उस पूरे ईयर का हमें पता चल जाता है। ठीक, अब मेरी बात समझें। जैसे आपने 1 और 2, ये 2 मंथ है, एक मंथ में आपने कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये खा ली, दूसरे में 150 खा ली। तो कहने का मतलब है कि अगर खर्चे की मैक्सिमम बात की जाएगी फाइनल की तो वो 150 तो की जाएगी, क्योंकि 100 रुपये तो आपने पिछली बार भी खर्च किए थे, इस बार आपने 50 रुपीज़ बढ़ा दिए, तो 100 तो उसमें पहले से ही शामिल है। ये इस तरह से कहानी है उस चीज़ों को, फाइनल गुड्स को और उन चीज़ों को समझने की। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन दीज 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज़ द कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की बेटा यही कहानी है, जीडीपी की ये डेफिनेशन है कि जो वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विस की इस सेक्टर में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रोवाइड हो रही है, टोटल प्रोडक्शन उस सेक्टर कितना हो रहा है, उसको ये सारा अगर सम अप करें प्रोडक्शन के हिसाब से, तो आप 3 सेक्टर्स को जब ऐड करेंगे और उन चीज़ों को मिलाएंगे तो आपका जीडीपी कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरी किस कंट्री का। उस बेस पे आप निकालते हैं किसी कंट्री का जीडीपी कितना हाई है। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP show how big economy is. अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है जीडीपी, ये वैल्यू है बेटा और फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में। और जो जीडीपी होता है वो ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हम कितना पावरफुल इकोनॉमिकली फाइनेंशियल स्टेट में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और इंडिया में भी जो मैमथ टास्क है मेजरिंग जीडीपी का वो टेकन बाय है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के। जो जीडीपी कैलकुलेशन का तरीका है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है। ये मिनिस्ट्री हेल्प करती है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और इंडियन स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उनको देती है और टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद उनके प्राइसेस को एस्टिमेट करती है। उसके बाद जीडीपी का वो एस्टिमेशन लगाती है कि अगर तीनों सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इस ऊंचाई पे है और इस लेवल से वो आगे बढ़ रही है। एक इसमें टॉपिक है कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, तो उसमें ऐसे छोटी छोटी कई चीज़ें आएंगी, वो तो मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ। हम उसको कल स्टार्ट करेंगे। कल आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है
प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की अगर बात करें तो उनके बीच बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया है, जीडीपी के लिहाज से भी दिया है। ठीक है, फिर यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर ये क्वेश्चन आएंगे, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना बेटा, इन्हीं ग्राफ से यहाँ पे इस पूरी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। अब आप जैसे देखें कि इम्पोर्टेंस क्या रूरल सेक्टर्स की, तो वो डेटा की जो बात की है वो इसी में इस तरह से उस डेटा की बात की हुई है। अब देखो, अब ये है शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ये परसेंटेज की बात की। तो यहाँ पे चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो ब्लू, रेड हो सेकेंडरी, और टेरिटरी हो ग्रीन, उन तीनों सेक्टर्स की यहाँ पे हर एक पैराग्राफ में अलग तरीके से बात की गई है कि 1973 में और 2013-14 में ये अंतर क्यों आया, कि जो बेटा प्राइमरी सेक्टर था वो घट गया है, और जो बीच वाला सेक्टर है वो बढ़ा है, और सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ये उन कहानियों की पूरी चर्चा है इस पर, और बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम कल डिस्कशन करेंगे उन चीज़ों का। काइंडली आप ध्यान रखें वही मेरी बातों का, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो अब करें, थोड़ा सिंसियर हो जाएं, अक्टूबर आने वाली है, और अपनी पढ़ाई को आप मेंटेन रखें, थोड़ा पढ़ें बट अच्छा पढ़ें, अपना वर्क टाइम से ग्रुप में सबमिट कर दें। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।